आइए बच्चों, अब हम समझते हैं समिति एसोसिएशन के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। समाजशास्त्र में अध्ययन की सबसे छोटी इकाई समूह है। कुछ समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र को समूहों का विज्ञान भी कहा है। समूह जो हैं उसके कई प्रकार होते हैं। समिति को संदर्भ में समझने में हम कूले और उसके समर्थकों द्वारा बताए गए प्राथमिक और द्वितीयक समूह पर संक्षिप्त चर्चा आगे के अध्याय में करेंगे। तो समिति का निर्माण जो है वो जानबूझकर किया जाता है, क्योंकि व्यक्ति जो है अकेला रहकर अपने कार्य नहीं कर सकता, उसे दूसरे लोगों की आवश्यकता पड़ती ही है। तो समिति का निर्माण कैसे होता है ना? समिति का निर्माण करने के लिए सहकारी आधार होता है ना। सहकारी विधि से व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। इसमें व्यक्ति स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों का सहयोग प्राप्त करता है, दूसरों के उद्देश्यों की पूर्ति में सहयोग करता है। यह विधि स्वतः आकस्मिक या योजनाबद्ध कोई भी तरीके से हो सकती है। यह जो तरीका है सहकारी आधार, इसी आधार पर जो है समितियों का निर्माण होता है। और समिति की जो हम अब परिभाषाएं देखते हैं कि समिति का निर्माण कैसे होता है, समाजशास्त्री कैसे बताते हैं समिति कैसे बनती है। मैकायोरम पेज के अनुसार हम समिति को ऐसे संगठित समूह के रूप में परिभाषित करते हैं जो किसी एक हित या हितों के समूह के सामान्य रूप से पूर्ति के लिए संगठित होता है। इन्होंने समिति को मूर्त बताया है। मनुष्यों का एक संगठित समूह समिति है। यह संगठन किसी एक उद्देश्य या अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्थापित किया जाता है। समिति एक संगठन के रूप में होती है। यह संगठन सामान्य रूप से समूह के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। अकबर निमकाफ कहते हैं कि समिति एक ऐसा संगठन है जो सामान्यतः विशिष्ट हितों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। मैकायोरम पेज सामान्य हितों की पूर्ति और अकबर और निमकाम कह रहे हैं विशिष्ट हितों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। इसका उद्देश्य अपने सदस्यों की विशिष्ट और सामान्य इच्छाओं की पूर्ति के अलावा और कुछ नहीं है। फेयरचाइल्ड का मत है कि समिति एक ऐसा संगठनात्मक समूह है जिसकी स्थापना सामान्य लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए की जाती है। इसके स्वयं के कार्यकर्ता और आत्मनिर्भर प्रशासकीय संरचना होती है। गिन्सबर्ग भी कुछ इसी तरह का विचार व्यक्त करते हैं कि समिति ऐसे व्यक्तियों से बनती है जो किसी विशेष कार्य या कार्यों को पूरा करने के लिए संगठित होते हैं। इन परिभाषाओं से समिति की बहुत सारी विशेषताएं नजर आती हैं। इनके अनुसार समिति मनुष्यों का एक संगठन है जो योजनाबद्ध विधि से किसी एक या अनेक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए मनुष्यों द्वारा मनुष्य के लिए स्थापित किया जाता है। मजदूर संघ, कर्मचारी संघ, व्यापारिक संघ, राजनीतिक दल, ये सब इसके उदाहरण हैं। समिति एक साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ सहयोग करके लक्ष्य को प्राप्त करता है। समिति की अनेक विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं को अब हम जानते हैं। बच्चों, समिति की विशेषताएं हम जानें इसके पहले मैं आपको एक बहुत साधारण सा उदाहरण समिति का देती हूँ। हमको अगर गणेश उत्सव मनाना होता है, नवदुर्गा उत्सव हमारे यहाँ मनाया जाता है, तो उसके लिए हमारे मोहल्ले के जो बच्चे हैं वो इकट्ठे होते हैं और समिति का निर्माण करते हैं। ये समिति का निर्माण में वही सदस्य शामिल होते हैं जो उसमें रुचि रखते हैं। पूरे मोहल्ले के बच्चे या सदस्य उसमें शामिल नहीं होते। केवल जिनका उद्देश्य होता है वो ही उसमें शामिल होते हैं और फिर उसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कार्यकर्ता चुने जाते हैं। तो समिति का निर्माण जानबूझकर भी किया जाता है, तो कि एक हित या अनेक हितों की पूर्ति के लिए जो है व्यक्ति समूह के साथ साथ समिति के से भी जुड़ता है। अब समिति की विशेषताएं हम देखते हैं। समिति की जो विशेषताएं हैं उसमें पहली विशेषता मनुष्यों का समूह। बिना मनुष्यों के तो समिति बन ही नहीं सकती बच्चों। तो समिति जो है वो क्या होती है? मनुष्यों का समूह है। मैकायोरम पेज ने समिति की परिभाषा में कहा भी है कि यह एक संगठित समूह है।
व्यक्ति इसके सदस्य होते हैं। बिना मनुष्यों के हम समिति की कल्पना भी नहीं कर सकते। समाज में अनेक व्यक्ति मिलकर किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं, उसे समिति कहते हैं। वास्तविकता तो यह है कि व्यक्तियों के बिना समिति नहीं और समिति के बिना व्यक्तियों की आवश्यकताओं, उद्देश्यों और हितों की पूर्ति भी संभव नहीं है। इसलिए समिति में तो मनुष्यों का होना परम आवश्यक है। दूसरी जो विशेषता है वो है सहयोग की भावना का होना। मैकायर और पेज ने उदाहरण देकर स्पष्ट किया कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति 3 तरीकों से करता है। अकेला रहकर, छीनकर, सहयोग कर सकता है। तीसरा और अंतिम तरीका सहयोग ही व्यावहारिक और उपयुक्त है। इसके द्वारा ही समिति बनती है। समिति के निर्माण का आधार ही सहयोग की भावना है। कई व्यक्ति परस्पर एक दूसरे के समान हितों की पूर्ति के लिए सहयोग करते हैं। समिति के सदस्य परस्पर तब तक सहयोग करते हैं जब तक उनके हित की पूर्ति नहीं हो जाती। तीसरा जो है वो है सामान्य उद्देश्य। अभी मैंने बताया जिनकी इच्छा होगी, जिनके उद्देश्य होंगे वो ही उस समिति के सदस्य बनेंगे, अन्य लोग उस समिति के सदस्य नहीं बनेंगे। जैसे कोई राजनीतिक दल जिसमें रुचि होगी वो उस दल का सदस्य बनेगा। कुछ लोग जो हैं वो किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं होंगे। ऐसे ही शैक्षणिक संगठन है, प्रशासकीय संगठन अलग अलग होते हैं, शिक्षकों का समूह, अकाउंटेंट का समूह। तो जो व्यक्ति जिस समूह में जुड़ रहा होगा वो उसी का सदस्य बनेगा, उसी समिति का वह सदस्य बनेगा और उसमें मिलजुल कर संगठन के साथ कार्य करेगा। तो हर व्यक्ति का अपना एक उद्देश्य होता है। उद्देश्यों के कारण ही वह व्यक्ति किसी समिति विशेष का सदस्य बनता है। तो समिति में व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध तब स्थापित करता है जब उसमें परस्पर उद्देश्य समान होते हैं। 2 या अधिक व्यक्ति जब मिलते हैं तो वे समिति का निर्माण करते हैं, है ना। और जब उनके उद्देश्य समान होते हैं, उनके हित समान होते हैं, तो भी वह समिति का निर्माण करते हैं। एक समिति के सदस्य के उद्देश्य समान होते हैं। समान उद्देश्य ही व्यक्ति को परस्पर संपर्क में लाने के लिए बाध्य भी करते हैं। समिति का आधार व्यक्तियों का समान उद्देश्य है। उद्देश्यहीन समूह से समिति नहीं बन सकती। प्रत्येक समिति का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है बच्चों। फिर संगठन, यह भी मैंने अभी उदाहरण में समझाया था कि जब कोई समिति बनती है तो उसमें अलग अलग पद लेते हैं व्यक्ति, कोई अध्यक्ष, कोई उपाध्यक्ष, और जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं बनते वो कार्यकर्ता बन जाते हैं। तो संगठन, समाज में लक्ष्यों की पूर्ति से संबंधित 2 तत्व या विशेषताएं महत्वपूर्ण होती हैं। संगठन और कार्यप्रणालियाँ। समिति संगठन है, व्यक्ति इसके सदस्य होते हैं, संगठित होकर अपने स्वार्थों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। गिन्सबर्ग ने लिखा है, समिति मनुष्यों से बनी होती है जो कार्यों को पूरा करने के लिए संगठित होती है। संगठनात्मक लक्ष्य ही समिति को स्थायित्व और निरंतरता प्रदान करता है। समिति की सफलता भी संगठन पर ही निर्भर होती है। 5वीं बात जो है मूर्तता, समिति दिखाई देती है बच्चों, है ना। समिति मनुष्यों का एक संगठित समूह है जिसका प्रत्यक्ष रूप होता है, उसे देखा जा सकता है। व्यक्ति उसके सदस्य बनते हैं, इच्छा होने तक उसके सदस्य रहते हैं। अगर उनका हित नहीं होता तो वे उसकी सदस्यता से हट जाते हैं, उसकी सदस्यता त्याग देते हैं। समिति मनुष्यों का समूह है, यह एक संगठन है, यह अमूर्त नहीं होती। फिर समिति की प्रकृति जो होती है अस्थायी होती है। समिति का निर्माण जानबूझकर किया, जब वो उद्देश्य की पूर्ति हो गई सब लोगों की तो वे फिर उस समूह से हट जाते हैं। तो समिति की प्रकृति कैसी होती है? अस्थायी होती है। समिति का स्वभाव सामान्यतः स्थायी नहीं होता। अनेक व्यक्ति समान स्वार्थों की पूर्ति के लिए संगठित होकर समिति बनाते हैं। जब तक समिति उनके हितों की रक्षा करती रहती है तब तक वह बनी रहती है। उसकी सदस्यता, समिति के सदस्य लोग रहते हैं और उसकी सदस्यता से जब उनके हित पूरे हो जाते हैं या हितों की पूर्ति नहीं होती है तो वे उसकी सदस्यता से त्यागपत्र दे देते हैं। इसलिए समिति की प्रकृति को समाजशास्त्रियों ने अस्थायी बताया है। फिर है ऐच्छिक सदस्यता। हर व्यक्ति हर समिति का सदस्य हो यह जरूरी नहीं है। समिति निश्चित और विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई जाती है।
समिति में वे लोग सदस्य बनते हैं जिनके हित उनके द्वारा पूर्ण होते हैं। समिति की सदस्यता अनिवार्य नहीं होती, जैसे परिवार या समुदाय की होती है। समिति की सदस्यता व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करती है। वह चाहे तब तक उसका सदस्य बन सकता है, जब चाहे वह सदस्यता से त्यागपत्र दे सकता है। यह सब समिति के नियमों के अनुसार करना होता है। सामान्यतः व्यक्ति समिति का सदस्य होता है, संस्थाओं का नहीं होता है, और समिति की सदस्यता ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं है। फिर है स्थापना। समाज में दो प्रकार के संगठन होते हैं। एक वे जिनकी स्वतः उत्पत्ति और विकास होता है, जैसे समाज, समुदाय, संस्था, है ना। और दूसरे वे संगठन जिनकी स्थापना योजनाबद्ध तरीके से लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए की जाती है। समिति समाज के संगठन का दूसरा प्रयास है या दूसरा प्रकार है। कुछ व्यक्ति मिलकर समिति की स्थापना या निर्माण करते हैं। समिति का विकास स्वतः नहीं होता। यही कारण है कि समिति की प्रकृति अस्थायी है। लोग समिति के कार्य, नियम, उद्देश्य आदि निश्चित करके समिति की स्थापना करते हैं और फिर इसकी घोषणा भी करते हैं। यानी समिति मनुष्यों के द्वारा बनाई जाती है, जानबूझकर बनाई जाती है। समिति के साधन भी होते हैं। मानव अपना जीवन यापन समाज में करता है। उसकी अनेक आवश्यकताएं होती हैं जिन्हें वह समाज में रहकर ही पूरा करता है। व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों या समाज के सदस्यों से संबंध स्थापित करता है। उसके दो प्रमुख कारण हैं, लक्ष्य और साधन। समिति लक्ष्य नहीं है। समिति एक साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति संगठित होकर लक्ष्य की प्राप्ति करता है। समाज में साधन समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होने चाहिए। इसलिए समिति मनुष्यों का ऐसा संगठनात्मक साधन है जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होता है, जिसका प्रयोग व्यक्ति अपने हितों की पूर्ति के लिए करता है। और लास्ट जो इसकी विशेषता है बच्चों, वो है नियम। समिति एक संगठन है जिसकी स्थापना नियम अनुसार की जाती है। समिति निश्चित कार्य प्रणालियों के अंतर्गत सदस्यों के हितों की रक्षा करती है। समिति की कुछ शर्तें होती हैं। समिति के सदस्य वही बन सकते हैं जो उसकी न्यूनतम योग्यता नियमानुसार पूरी करते हैं। जो उन नियमों का उल्लंघन करता है उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। समिति की अनेक प्रमुख विशेषताओं में एक उसके नियम है। समिति नियमों पर आधारित होती है। नियम नहीं तो समिति नहीं। समिति के संगठन, व्यवस्था और निरंतरता के लिए नियमों का होना आवश्यक है। अब हम समिति का उदाहरण देखते हैं। परिवार एक समिति के रूप में। मैकायोरेम पेज ने समिति और समुदाय के संदर्भ में परिवार की विवेचना की है। इनके अनुसार अत्यंत ग्रामीण समाजों में परिवार में समुदाय के कई गुण होते हैं। अनेक सामाजिक मानवशास्त्रियों, ग्रामीण समाजशास्त्रियों का भी यही विचार है कि बड़े आकार के परिवार जनजातियों और ग्रामीण समाजों में समुदाय ही होते हैं। लोग संपूर्ण जीवन परिवार में व्यतीत कर देते हैं। परिवार ग्रामीण वासियों का सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक, मनोरंजनात्मक, सांस्कृतिक आदि जीवन की कार्य पूर्ण करता है। लेकिन आधुनिक समाजों और महानगरीय समाजों में परिवार एक समिति में परिवर्तित होने लगा है। इन समाजों में परिवार परंपरागत संयुक्त परिवार से एकाकी परिवार में परिवर्तित होकर एक समिति मात्र बन जाता है। इसकी विशेषताएं समुदाय की न रहकर समिति की हो जाती हैं। परिवार के कार्य, लक्ष्य, हित, उद्देश्य आदि सीमित और विशिष्ट हो जाते हैं। जैसे जैसे समाज परंपरागत से आधुनिकीकरण की ओर परिवर्तित होता है, श्रम का विभाजन बढ़ता जाता है। परिवार के परंपरागत कार्य समिति को हस्तांतरित होते जाते हैं और परिवार समुदाय से समिति बन जाता है। बच्चे का जन्म परिवार में होता है। परिवार बच्चे का सामाजिकरण करके उसे वृहद समुदाय या समाज के लिए तैयार करता है। मैकायोरेम पेज ने कहा भी है कि अदृश्य मात्रा में स्वयं परिवार बालक की बुद्धि के साथ साथ एक समिति के रूप में रूपांतरित हो जाता है, जिसके प्रायः समिति किंतु गहन हित होते हैं। जब से परिवार के अनेक कार्य दूसरे संगठन ज़्यादा अच्छे तरीके से पूरा करने लगे हैं, तब वे समाजों में परिवार समिति में विकसित और परिवर्तित हो गया है। बच्चों, परिवार जो है वो संस्था भी है और समिति भी है। जब कार्य प्रणालियों के रूप में इसकी स्थापना की जाती है तो वह संस्था है, और जब
हम उसका श्रम विभाजन देखते हैं, आधुनिक हित में एकाकी परिवार के रूप में हम उसे देखते हैं, तो वह समिति के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसा अभी हमने कहा कि हस्तांतरित होते जा रहे हैं, परिवार के परंपरागत कार्य समितियों को हस्तांतरित होते जाते हैं और परिवार समुदाय से समिति बनता जाता है।